ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। और आज फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम आज जठर स्राव का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक पेट के अंदर जितने स्राव होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका रिफ्लेक्स कैसे शुरू होता है, और जैसे हम किसी अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन को सूंघ लेते हैं तो भूख कैसे लग जाती है तुरंत, और फिर ये उनका कंट्रोल कैसे। तो इसका हम इसमें सारा आज इस टॉपिक में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। आमाशय स्राव का स्रावण देखिए दृष्टि देखने से, सूंघने से या भोजन के स्वाद द्वारा प्रारंभ होता है। तो कई बार क्या होता है कि हलवाई की दुकान के पास से निकलो और कोई अपनी मनपसंद जो है मिठाई पड़ी हो, तो इसमें कोई शक नहीं है, अपने आप ही उसमें जो है वो रस जो है निकलता है और गैस्ट्रिक और भूख लगती है। पूरी आहार नाल का तंत्रिकीय नियंत्रण यानी कि नर्वस कंट्रोल कमोबेश रूप से, इकजाई रूप से अनुकंपी व प्रानुकंपी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है। अंडरलाइन करना इसको। 10th क्रेनियल नर्व, जिसको वेगस नर्व कहते हैं, और इस वेगस नर्व का जब कई बारी पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है तो भूख नहीं लगती है। फिर चाहे कितना भी खुशबूदार रखो, चाहे कितना भी आँखों को भाने वाला रखो, चाहे कितना भी स्वादिष्ट रखो, लेकिन भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उस वेगस नर्व है जिससे ये सेंसेशन पहुंचना था ब्रेन को, तो उससे क्या है, और ये भूख लगनी थी, स्त्राव होना था उसमें गैस्ट्रिक जूस का, तो जब वो नहीं हो रहा तो भूख नहीं लगेगी। तो इसका पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। तो इसके अंदर आगे आएगा तो हम इसको डिटेल से बताएंगे आपको। इसके लिए सक्रिय रूप से ये वेगस नर्व जो है वो जिम्मेदार है। यह नियंत्रण जो है 3 अवस्थाओं में होता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको अपने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चर से आए हुए स्टूडेंट हैं वो इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे आपकी उंगली है और किसी गर्म चीज़ को एकदम से छू गई, तो ये हाथ एकदम से क्यों वापस हट जाता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ये टच किया और बिना समय लगे ही इसका इम्पल्स जो है वो ब्रेन को पहुंच जाती है, और सेंसेशन पहुंच गई, और तुरंत वहां से देखिए आदेश भी हमें पता ही नहीं चलता कब आ गया, और इसको कहता है कि हाथ को वापस उठाओ। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये आपको मैंने इस अवस्था में वेगस नर्व के नियंत्रण में जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। रूमिनेंट्स में इस अवस्था द्वारा जठर रस का स्राव बहुत कम होता है, जो दृष्टि, सूंघने व स्वाद के कारण होता है। ये इनमें जो है वो दृष्टि वाला कम है, सूंघने वाला कम है, और ये स्वाद वाला भी ये थोड़ा कम होता है। लेकिन मनुष्य में ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जठर अवस्था, गैस्ट्रिक स्टेज, आमाशय रस का लगभग 75% हिस्सा इसी अवस्था में स्रावित होता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वेगस नर्व द्वारा ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप ये आमाशय की एपिथीलियम, आमाशय के अंदर एपिथीलियम की गैस्ट्रिक सेल्स को
गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए, इसको अंडरलाइन कर लेना, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है, जो इसी एपिथेलियम की पेराइटल या पेरिटल सेल्स व चीफ सेल्स द्वारा क्रमशः हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन एंजाइम स्रावित करवाता है। इसकी दो सेल हैं जो ये एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज करती हैं, स्रावित करवाती हैं। इसको आप दोनों को अंडरलाइन करें। इंटेस्टाइनल फेज, तो पहला था गैस्ट्रिक यानी कि पेट में जो फेज था, यानी कि समय था, मौका था, स्टेज या फेज। अब आंत में आने के बाद में अब जो है वो क्या एक्शन होता है। आमाशय से निकलने वाला भोजन हमने देख लिया पीछे, कायम कहलाता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद भी आमाशय की एपिथेलियम को जठर रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता रहता है। यद्यपि इस दौरान आमाशय में कोई भोजन नहीं होता। अब ये आपने यहाँ देखा भी है पीछे डायग्राम के अंदर कि आमाशय के बाद में पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरस जो है होल, उसमें पाइलोरिक वाल्व होता है, वो जब ओपन होता है तो ये जो काइम बना हुआ है ये पूरा का पूरा एज इट इज़ इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टोमक खाली हो गया, अब इंटेस्टाइन में हो, लेकिन इंटेस्टाइन में होने के बावजूद भी वो रिफ्लेक्स पीछे भेजता रहता है और ये जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस फिर और भी अभी स्रावित होता रहता है। जठर स्राव का रुकना, तो अब आखिर इसको रोकना भी तो है, नहीं तो इसी तरह भूख लगती रहे तो फिर तो खाता ही रहेगा बकरी की तरह से, रुकना भी तो पड़ेगा। तो अब ये रोकना जो इसको कैसे, टर्मिनेशन इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, ये कैसे होता है, ये दोनों बातें हमारी समझ में होनी चाहिए, पता होना चाहिए। धीरे धीरे कायम का आयतन बढ़ने के कारण तरलता, अम्लीय पीएच व अमीनो अम्लों की उपस्थिति के कारण जठर रस का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है। धीरे धीरे कायम का आयतन बढ़ने के कारण उसमें तरलता बढ़ी, अम्लीय पीएच हुई व अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण जठर रस का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है। छोटी आंत की एपिथेलियम से दो हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन जो है वो इसको सी सर्टिन भी बोलते हैं और सी कर्टिन भी बोलते हैं, दोनों ही नाम हैं। सी सर्टिन या सी कर्टिन व कोलीसाइटोकाइनिन CCK कोलीसाइटोकाइनिन स्रावित होते हैं, जो गैस्ट्रिक जो सेल्स हैं उनके द्वारा स्रावित गैस्ट्रिन हार्मोन के स्राव को कम कर देते हैं, जिससे फलस्वरूप जठर रस का स्राव कम हो जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन ही कर लेना इसको आप, जो इस जो छोटा पैरा है इसी को ही आप नोट पूरा कर लो। और ऊपर जो है ये जो सेल स्राव करती हैं, इन दोनों का 2.5 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्रावण का प्रोसेस और फिर उस पर उसको कम करने की विधि जो है वो लिखो, तो ये 2.5 नंबर का पूछा जा सकता है दोनों। तो आपने देखा कि स्राव जो है वो इन दो हार्मोन्स के कारण, दो तरह की सेल हैं उसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन एंजाइम्स स्रावित करवाए। और इसी तरह से अब जब ये कम हुआ तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन के स्राव के कारण जो जूस जो है वो स्रावित होता था, तो इसको जो है ये जो दो एंजाइम हैं वो इनहिबिट कर देते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन के स्राव को। तो जैसे उसका स्राव कम हुआ तो ये अपने आप ही जठर रस कम हो जाएगा, सिक्रीशन। इसके साथ HCl की अधिक मात्रा जो pH को अत्यधिक अम्लीय कर देती है। गैस एसिडिटी अपने बनती है ना,
कहते हैं ना जलन होती है पेट में, तो ये जलन HCl के कारण होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन गया तो ये एसिडिटी बन गई, अम्लीय कर देती है, भी सीधे तौर पर नेगेटिव फीडबैक द्वारा जठरस के स्राव को कम करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये एसिडिटी कभी भी बनने नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज कहते हैं ना जब एसिडिटी बनती है तो भूख नहीं लगती, ये सच्चाई है। एसिडिटी बनती है तो भूख नहीं लगती, बहुत कम लगती है, बहुत कम खाना खाया जाता है। अब छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन पर हम आते हैं। गैस्ट्रिक स्टेज हमने पढ़ लिया, इंटेस्टाइनल फेज हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो इसके अब मैंने आपको समझा भी दिया था, ये एक्चुअल में तो बड़ी होती है, लेकिन इसका बोर पतला है इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। तो इसके 3 भाग हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम, बीच का जेजुनम और इलियम, इन 3 भागों में हिस्टोलॉजिकल यानी कि उत्तकीय सूक्ष्म संरचना के आधार पर आसानी से अंतर किया जा सकता है, परंतु सीधे तौर पर इनमें अंतर कर पाना मुश्किल है। अंतर जब आप इसकी हिस्टोलॉजी चेक करते हैं पार्ट्स को लेकर के तो पता चलता है कि ये अलग अलग। ड्यूडिनम छोटी आंत का सबसे पहला भाग वह यह पेट एब्डोमेन की दीवार से अपनी मेजेंट्री के छोटी होने के कारण चिपकी रहती है। यकृत व अग्नाशय की नलिका एक ही कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडिनम के प्रारंभिक भाग में खुलती है। तो ये आप ध्यान से देखें कि यकृत, लीवर, और लीवर का मतलब हो गया गॉल ब्लैडर, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज की नलियाँ। तो ये शायद मैंने मेरे किसी पहले लेक्चर में इनको थोड़ा ऐसा जरूर नहीं है, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर ये अलग अलग जगह पे दोनों खुलती हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि ये कॉमन डक्ट से यानी कि एक ही डक्ट द्वारा ड्यूडिनम में खुलती हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। जेजुनम वहीं से शुरू होती है जहाँ मेजेंट्री धीरे धीरे लंबी होनी शुरू होती है, परंतु भारी तौर पर ड्यूडिनम व जेजुनम में भी भेद कर पाना मुश्किल है। बस ये तो मेजेंट्री जिससे ये या तो आप यूँ कहिए ऐसी जो मेजेंट्री मैंने आपको बताया है कि ये ऐसी झिल्ली है। अब ये आंत है, ये आंत है मान लीजिए, अब इसको सपोर्ट करने के लिए तो कोई चीज़ चाहिए ना, ये खड़ी किसके सहारे है, तो यहाँ जो इसको सहारा देती है झिल्ली वो मेजेंट्री है। तो इधर तो ये स्टोमक के साथ जो है अटैच रहती है, तो छोटी मेजेंट्री होने के कारण क्या होता है, ये छोटी यूँ अटैच रहती है उसके साथ। जहाँ से मेजेंट्री चौड़ाई लेती है यानी कि लंबी हो गई है, वहाँ से ये कह रहे हैं कि जेजुनम स्टार्ट होता है। जेजुनम का मतलब है सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी प्रकार जेजुनम व इलियम में भी बाहरी तौर पर विभेद कर पाना कठिन होता है। इलियम इसका थर्ड पार्ट है जो अब सीकम से जुड़ेगा आगे, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट सीकम, कोलन और रेक्टम होता है। तो वो इसका सीकम से जो जुड़ता है, यहाँ पे सीको इलियल जंक्शन होता है, सीको इलियल जंक्शन यहाँ शायद दिया होगा, हाँ ये दे रखा है ना, इलियो सीको कॉलिक जंक्शन, ठीक है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत में इलियोसिकोकॉलिक जंक्शन पर संयुक्त रूप से सिकम व कोलन के साथ खुलता है। यह अंग पेट की गुहा एब्डोमिनल कैविटी में दाहिनी तरफ पीछे की ओर होता है। तो इसके बाद में तो रेक्टम या एनस ही आएगा, रेक्टम, इलियम, सिकम, कोलन और रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस आता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण करना होता है, जिसके लिए इसकी सतह पर
अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। मैंने आपको विलाई नहीं, आपने नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर को प्लेसेंटा में विलाई पढ़ाया था। अब आप इसको समझें। आप जैसे ये कोई सॉफ्ट, ये सॉफ्ट जो है आपके पास में, ये रबड़ है, या इसको आप क्या बोलते हो, फोम है। अब आप उसके अंदर ये अपनी चारों उंगलियों को यूं अगर आप दबाएंगे, यूं देखें, यूं अलग अलग है, तो ये क्या, अब ये अगर ये इस यूं खड़ी हो जाए वहाँ पे ये चारों, तो ये अंदर की तरफ ये क्या है, ये विलाई है, ये विलाई है। तो इस तरह से विलाई, इसके अंदर जो उभार, उंगली नुमा उभार होते हैं, तो जो क्या करते हैं, जो अब जो पचा हुआ काइम है, जो काइम में अंदर आया, वो जब उसको जो उसका डाइजेशन है हुआ, तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा उन विलाई से। यहाँ से ये जो है उस सारे के सारे जो उससे बना ब्लड में ले जाने के लिए यहाँ से उसको एब्जॉर्ब करते हैं ये विलाई के थ्रू। अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए विलाई की सतह पर छोटे सूक्ष्म माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए विलाई की सतह पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो लयबद्ध रूप से संकुचन और प्रसारण वाली पेंडुलम की तरह आवर्ती गतियाँ करते हैं। ये गतियाँ एक हार्मोन विलिकिन के कारण होती हैं तथा भोजन के अवशोषण में बहुत सहायता करती हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये एक विल्लस का डायग्राम दिया गया है, ये विल्लस है, और जब ये ज़्यादा होती हैं तो ये विलाई कहलाते हैं। ये आपने देखा होगा, ये डायग्राम के अंदर ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी, ये अंदर की परत है उसकी, ये बाहर का एपिथेलियम दे रखा है, ये देखो, ये अंदर की पूरी परत है। तो ये क्या, इंटेस्टाइन का अंदर, इंटेस्टाइन के एक विल्लस है, ये एक विल्लस है। इस तरह से बहुत होते हैं उसके अंदर, तो ये विलाई कहलाएंगे ज़्यादा, यानी कि ये बहुवचन है, प्लूरम। तो ये जो है प्लूरल वचन है, ये इसको हम कहते हैं, तो ये बहुवचन हुआ, तो ये एक विल्लस हुआ और यहाँ ये विलाई हुए। तो ये जो है क्या, इस तरह से क्या करते रहते हैं, ये यूँ हिलते रहते हैं, यूँ अंदर मूवमेंट है इनका। ये जैसे आपने देखा ना, ये आवर्ती गतियाँ पेंडुलम की तरह यूँ यूँ हिलते रहते हैं, ये यूँ पेंडुलम ऐसे हिलता है ना, अरे उस समय घड़ी में यूँ देखा आपने पेंडुलम, तो ये इस तरह से गति करते रहते हैं अंदर, यूँ हिलते रहते हैं अंदर। ड्यूडिनम की दीवार से एंट्रोकाइनेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजिन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ड्यूडिनम की दीवार में, अंडरलाइन करना इसको, एंट्रोकाइनेज नामक एंजाइम है, वो जो ट्रिप्सिनोजिन है ये निष्क्रिय है, उसको अब सक्रिय यानी कि ट्रिप्सिन, एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है, जो एक्शन में आ जाता है। जेजुनम में भोजन की pH 7.1 व इलियम में लगभग 8 होती है, तथा यह pH बाइकार्बोनेट आयनों द्वारा स्थिर रखी जाती है। बाइकार्बोनेट आयन अधिकांश सूक्ष्मजीवी, जीवाणु व प्रोटोजोआ आदि छोटी आंत में ही नष्ट किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम जो है अम्लीय, जहाँ मैक्सिमम अम्लीय हो जाएगा तो ये नष्ट होते हैं। तो इसमें तो ये 8 हो गई है, 8 तो एल्कलाइन
एल्कलाइन होगी ये तो 7 से ऊपर। खैर 7.1 तक है तो उससे पहले पहले ये बैक्टीरिया इसको ख़त्म कर देती है। तो ये छोटी आंत में ही नष्ट किए जाते हैं। भोजन में उपस्थित वसा फैट का पाचन भी छोटी आंत में ही संपन्न होता है। अब जो है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, तो आज हम इस लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्लीट करके नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में बाकी को हम पढ़ेंगे। तो ये पहले क्योंकि ये इंटेस्टाइन का पार्ट है तो इसको कंप्लीट कर लें। लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। इसको पहले को कहते हैं सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम पीछे की तरफ स्थित होती है। इसका एक सिरा ब्लाइंड होता है तथा दूसरा सिरा इलियोसिकोकॉलिक जंक्शन पर खुलता है। इलियोसिकोकॉलिक जंक्शन पर खुलता है। ये बंद है एक तरफ से, और देखिए अब आप दोनों तरफ ये जो इसके एक तरफ से ये बंद है तो ये दोनों तरफ से इसका, इधर तो इसमें इलियो और इधर जो है ये सीकम हो गया, और आगे जो कॉलन आएगा तो क्या हो गया, ये इलियो सिको कॉलिक जंक्शन। तो ये देखिए 3 का जंक्शन बन गया ना यहाँ पे। अब आप इसको अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लो कि ये इसका एक सिरा बंद रहता है। अब आप इसको यूँ देखिए, ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए इधर से जो छोटी आंत है उसका पार्ट ये आ रहा है, क्लियर है, और इधर ये जो बड़ी आंत है उसका ये कॉलन है। तब इसको ध्यान से देखें। और ये क्या है, ये जो है सिक्कम है। ये देखिए ये सिक्कम है। इस सिक्कम का इधर से ये सिरा बंद हो गया। ये देखिए ये सिरा बंद हो गया। तो अब ये क्या है, यहाँ जब खुलेगी तो इधर तो इलियम है, सॉरी हाँ, तो ये तो इलियम है और इधर कॉलन है। तो ये देखिए इलियो सिको कॉलन, ये जंक्शन हो गया तीनों का। जहाँ ये ट्रायंगल बन रहा है ये इसका जंक्शन हो गया। तो ये जो है कहना चाह रहा है। कॉलन का केंद्र अपसारी यानी कि सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल पिटल अंदर की तरफ। हमने कई बार आपने देखा होगा फोर्स, एक फोर्स वो है जो बाहर की तरफ जो लगती है। आप किसी चक्कर को यूं घुमाते हो तो जो बाहर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो अंदर की तरफ लग रही है सेंटर की तरफ वो जो है वो सेंट्रीपिटल। तो ये तो बायोलॉजी वालों को भी पिटल पढ़े होंगे बायोलॉजी में, सेंटर में बीच में होते। भाग बीसी जंक्शन पर कोलन का केंद्र अपसारी यानी कि सेंट्रीपिटल भाग बीसी जंक्शन पर खुलता है। इस भाग कोलन द्वारा बनाए गए वर्तुल के केंद्र की ओर जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो केंद्र से बाहर की ओर होता है उसे सेंट्रीफ्यूगल यानी कि केंद्राभिसारी सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ कहते हैं। यह दूसरा हिस्सा रेक्टम में खुलता है। तो ये जब ये आंत इधर अपने डायग्राम में और अच्छी तरह से इसको क्लियर कर देंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले उस डायग्राम दिखाने पर इसका पूरा जो है वो क्लियर किया। रेक्टम बड़ी आंत का अंतिम भाग है जिसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण। अब देखिए जिनको ह्यूमन बीइंग में बता देता हूँ, यहाँ जानवरों में भी एक ही बात है। जिनको भूख अच्छी लगती है, अच्छा खा लेते हैं, और फिर भी उनको स्टूल या फिकल मटेरियल पशु के अंदर पतला आ रहा है, तो इसका ये कारण हो सकता है। इसमें एक तो एसिडिटी कारण हो सकता है, एसिडिटी ह्यूमन बीइंग में जनरली होता है। लेकिन अब जब वो सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में रेक्टम तक पहुंचता है तो यहाँ जो जितना पानी है वो रेक्टम द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो वो एज इट इज जो है
वो पतला जो है दस्त या वो बाहर जो है वो निकल जाता है। हालांकि इसके कारण बहुत होते हैं, लेकिन जब कोई कारण समझ में नहीं आता तो फिर कोलोनोस्कोपी जो है वो करवाते हैं। कोलन के अंदर कोई ना कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम, यानी कि हो सकता है कोलन एडिमेटस हो, सूज गया हो, या कईयों के अंदर कोई गांठ बन गई हो, या किसी के यहाँ कैंसर हो, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आ जाती हैं, या ट्यूबरकुलोसिस हो, टीबी में भी ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो ये जो है पतला, तो इसके अंदर वो क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होता उसका, वाटर का। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि इसके अंदर पूरा का पूरा वाटर का अब्जॉर्प्शन, अवशोषण ही इसका मुख्य कार्य है। अपचित भोजन का उसके निष्कासन तक अस्थायी संग्रहण करना होता है। ये गुदा द्वारा, यानी कि एनल ओपनिंग, एनस नामक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। बड़ी आंत में कुछ सहजीवी जीवाणु, यानी कि कमेंजल बैक्टीरियल पाए जाते हैं। सहजीवी जो सहायता करते हैं, जो प्रमुख रूप में सेलुलोज व हेमीसेलुलोज का विखंडन कर देते हैं तथा उत्पाद के रूप में बने हुए वोलेटाइल फैटी एसिड VFA रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, जो कुल अवशोषित VFA का लगभग 30% हिस्सा बनाते हैं। बड़ी आंत कोलन के पेशीय विन्यास को एंसा स्पाइरेलिस कहते हैं। अंडरलाइन करना, इसका जो विन्यास है बड़ी आंत का, इसको एंसा स्पाइरेलिस कहते हैं। बड़ी आंत की pH जो है वो 5.8 से 6.8 होती है, यानी कि एसिड है वह, ये अधिकांश जल का अवशोषण जो है वो कर लेती है। अब ये आज हमने ये पूरा आंत के बारे में जो है वो गैस्ट्रिक जूस एवं लार्ज इंटेस्टाइन एवं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने जो पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर हम सलाइवरी ग्लैंड्स या सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में शुरू करेंगे और इनका जो अध्ययन करेंगे। थैंक यू।